कर्म का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्म का तमाचा। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू दिव्या ने चिल्लाकर अपनी सासू माँ ममता जी से पूछा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय का पैन रखा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। काम वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। ममता जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। बहू की आवाज़ सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी बहू, इसलिए अपने लिए एक कप बना ली। अम्मा जी, आपका गांव नहीं है जहाँ गाय भैंसें पली रहती है, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता। यह शहर है, यहाँ हर चीज़ पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, सब यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आता है। आपका बेटा कितनी मेहनत से कमाता है, आपको उड़ाने में जरा भी सोचना नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय पीनी होती है? हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई हैं, आप भी उसी समय पी लिया करो। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है, सारा दूध चाय में ही खर्च कर देगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो क्या? बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं। मुझे 2-3-4 बार चाय पीने की आदत है, और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा मन चाय पीने का कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन करा तो चाय बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आज आने दो उसे, मैं पूछती हूँ कि उसकी कमाई के पैसों में मेरा इतना ही हिस्सा नहीं कि उसकी बूढ़ी माँ एक कप चाय बनाकर पी सके। जब मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती तो फिर गांव में ही रहने देते। यहाँ क्यों ले आए हो? अब समझ आया, यहाँ इसलिए ले आए कि खर्चा बच जाएगा। वह गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। ममता जी बहू की बातें सुनकर उदासी हो गई और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उसकी चाय वहीं ठंडी पड़ी रही। बहू की बातों से चाय का स्वाद भी खराब हो गया था और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी का वार्तालाप सुना, लेकिन माँ ने डांट कर अपने कमरे में भेज दिया। शाम को बेटा ऑफिस से आया। बहू ने माँ के कुछ बताने से पहले अपनी बात मिर्च मसाला लगाकर बता दिया था। बेटा एक बार भी माँ से जाकर नहीं पूछा कि माँ क्या बात हुई थी। पोती ने अपने पापा को दादी के बारे में कुछ बताना चाहा तो बहू ने उसे भी एक थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी रोते ही अपने कमरे में चली गई। उस रात बेचारी बूढ़ी माँ बहुत रोती रही। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। दोनों पति पत्नी चाय की कितने शौकीन थे। दिन में 4 से 5 बार तो आराम से हो जाता था, लेकिन यहाँ बेटे के घर उन्हें एक कप चाय का क्या फालतू पी ली तो बहू ने 100 बातें सुना डाली। उस दिन उसने खाना पीना नहीं खाया गया और भूखी सो गई। बहू बेटे ने भी आकर एक बार भी नहीं पूछा कि माँ आपने खाना खाया कि नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जब उनका बेटा नाश्ते के लिए अपने कमरे में जाने लगा तो ममता जी अपने बेटे से बोली, बेटा महेश, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। तो पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ कल नहीं, थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह मैं कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज़ लगाती हूँ तो तुम कहते हो कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है क्या? ममता जी अपने बेटे महेश से कहती है। महेश बोला, माँ आपको किस बात की कमी छोड़ी हूँ? पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाले बाई लगा रखा है। अब आप क्या चाहते हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाओ तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊँगा? आप तो घर में बैठी रहती है। मैं और दिव्या दिन रात मेहनत करते हैं। ममता जी बोले, बेटा माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तुम मेरे प्यार और पैसों से मत तोलो। घर में जो काम वाली रखी है वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है। खाने के वक्त तक रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि दांतों से टूटती
नहीं, काम वाली बाई को बदलो या फिर बहू को बोलो कि मेरी रोटी में थोड़ा सा घी लगा दिया करे। इस उम्र में 2 रोटी वक्त का खाना नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। अगर इस उम्र में आप मर भी गए तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वैसे भी आप तो घर में बैठी रहती हैं, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? दिव्या, ऑफिस और घर का काम अब खुद कर लिया करो। वो थक कर आएगी फिर क्या क्या करेगी। और हाँ, कल से आप दीपक को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिएगा। मुझे दीपक को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देर हो जाती है। वही तो वैसे भी कल हॉस्टल जा रही है और वो अब वहीं पढ़ाई करेगी। आपको साय में रहकर वो आपकी जैसी होती जा रही है। ममता जी सोचने लगी, एक वही थी जो उनका ध्यान रखती थी, लेकिन उसे भी बहू बेटी ने मुझसे दूर कर दिया। मैं कौन सा उस बच्ची को उल्टा सीधा बातें सिखाती हूँ, बल्कि उसे तो खुद की मुझसे इतना लगाव है कि वो अपनी दादी की तकलीफ देख ही नहीं पाती है। इतना कहकर महेश तो वहाँ से चला गया। दिव्या बोली, मम्मी जी हो गई तसल्ली बेटे से मेरी चुगली करके। आप तो यही चाहती हैं कि हम दोनों बस हमेशा लड़ते झगड़ते रहे और आप बेटे की प्यारी बनकर रह जाओ। और वैसे भी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं आप? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती है, पर आपकी इच्छा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली गई। आए दिन दिव्या ऐसे ही कड़वी बातें ममता जी को कहती रहती थी, परंतु बेटी और पोती पोती के मुंह में ममता जी मुस्कुरा कर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटी बहू सबके लिए ममता जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद दिव्या बोली, मम्मी जी अब मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया करो। मुझे शर्म आती है सबके सामने टिफिन खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं आप? मैं कमाती हूँ, आपकी तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। ममता जी बोली, बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे अपनी कड़वी बातें सुना रही हो। दिव्या बोली, फिर आप घर में बैठकर करेंगी क्या? बैठी बैठी हड्डियाँ भी अकड़ जाती हैं, तो कुछ काम धाम कर लिया करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ रोज बाद ममता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटी से कहा, महेश बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज की छुट्टी ले लो। महेश बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी चाहे छुट्टी ले लिया करो। और आपको क्या करना है, लेटी रहो बिस्तर पे, ठीक हो जाओगे। ममता जी मन में सोची, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ रह रही हूँ? क्या समय आ गया है बेटी बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं और ना ही मेरी वो देखभाल कर सकती हैं। ईश्वर भी कैसी ऐसी परीक्षा लेता है। शाम में ममता जी की बेटी सिम्पी का फ़ोन आया। उन्होंने हाल चाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। सिम्पी बोली, माँ आप बस कुल्लू के बैल की तरह वहाँ पिसती जा रही हो। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया, आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसे अच्छे अच्छे को बदल देता है। बाद में सिम्पी ने अपने भाई को फ़ोन करके समझाया। महेश ने अपनी बहन को भी बातें सुनाई। भाई और भाभी की इतनी कड़वी बातों के कारण वो मायके नहीं आती थी, क्योंकि वो बर्दाश्त भी नहीं कर ले। पर पति और बच्चों को क्या कहेगी? हर किसी का सम्मान एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है? और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचा कर रखना था। इसलिए वो 3-4 महीनों में एक बार सुबह जाती और शाम माँ से मिलकर वापस शाम को लौट आती थी। महेश ऑफिस से लौट कर आया तो उस दिन घर में काफ़ी विवाद हुआ। बेचारी ममता जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी और कहती भी तो क्या कहती। बेचारे जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। दिव्या बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियाँ तोड़ती है, फिर बच्चों से ज़्यादा आपको भूख लग जाती है नौकरी करने के बाद भी। और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल भी
आराम नहीं मिलता है। उस रोज के बाद गुस्से में दिव्या ने अपने बेटे को भी ममता जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटी बहू का व्यवहार तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेती, परंतु पोते का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रोज उन्होंने अपनी पोती की बहुत याद आ रही थी। उस घर में एक वही थी जो उनके आगे बढ़कर आंसू पोंछा करती थी, उनके दर्द को महसूस करती थी। एक रोज वो दिव्या से बोली, बहू सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंडे लगती है, इसे साफ करवा दो। दिव्या बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे पैर पे फलते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी महेश आया और बोला, माँ आप हर रोज़ डिमांड करती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम? पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए। ममता जी को वो वक्त याद आ गया जब गरीबियों के कारण वो एक ही कंबल में अपना गुजारा कर लेते थे। एक चारपाई थी, बस उस पे सर्दी में बेटे को सुला देते और वो कंबल उसी को उठा देते और दोनों खुद अपनी बेटियों के साथ ज़मीन पे बोरी में ठाठ बनाकर सोते थे। आज बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि वह न जाने कितनी कंबल खरीद सकता है, पर आज वही लायक बेटा अपनी माँ को एक कंबल भी नहीं दे सकता है। सोच सोच कर उनकी आंखें भर आई। समय बीतता गया, जैसे तैसे करके ममता जी अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही थी। ममता जी के बेटे भी अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी, पर वो भी मजबूर थे, चाहकर भी माँ को अपने साथ ले नहीं जा सकती थी। करीब 5 साल बाद मोदी छुट्टियों में घर लौटी तो अपनी दादी को ऐसी हालत देखकर उनके गले से लिपट कर खूब रोई, लेकिन मन ही मन उसने आज एक फैसला ले लिया था। इतनी बड़ी तो वो भी हो गई थी, अपने फैसले खुद ले सकती थी। अपने मम्मी पापा से उसने 1-2 दिनों में कोई भी बात ढंग से नहीं की। तीसरे दिन दरवाजे पे एक कार आकर रुकी। परी ने अपनी दादी का जरूरी सामान बांध लिया। ममता जी यह देखकर बोली, बेटा मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरा सामान क्यों बांध रही हो? परी दादी का हाथ थाम कर बोली, दादी अब आप यहाँ नहीं रहोगी, अब आप मेरे साथ चलें। मैं इस नरक में आपको और दर्द सहने के लिए नहीं छोड़ सकती। यहाँ ऐसी बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है आप मेरे साथ चल कर मैं आपको और दर्द में नहीं देख सकती। क्या कहा तूने? तो इस बुढ़िया को अपने साथ लेकर जाएगी? हाँ मम्मी, यही सही सुना आपने, और मैंने अपना भी सामान बांध लिया है। मुझे भी अब दोबारा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पापा ने दादी से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, उनके सुख दुख दर्द से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे आज मैं भी इन खोखले रिश्ते की आहुति दिए जा रही हूँ। भूल जाना आपकी कोई बेटी भी थी। हालत देखिए दादी माँ की, आंखें गरी पड़ी है, हाथ कमज़ोर के कारण थर थर काँप रहे हैं। ना आप लोग इनकी बीमारी का ध्यान रखते हैं, ना खाने पीने का, भूलिए मत। मम्मी पापा वो दिन दूर नहीं, सब दादी की जगह आप होंगे। जितने लाड प्यार से आप दीपक को उनके मुंह खोलने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। कल को दादी की उम्र में आप तो रोटी भी मांगेंगे तो उसके लिए भी वो आपको कितना तड़पाएगा, आपको खुद पर शर्म आने लगेगी। आखिर है तो आपका खून ही न, कुछ तो असर आएगी ही। तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। तेरी इस बुढ़िया ने आती ही उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा दी। तुझे इतना कहकर बहू परी पर हाथ उठाने चली तो उसने आज अपनी माँ का हाथ थाम लिया। खबरदार मम्मी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप थप्पड़ मार कर कमरे में बंद कर देगी। संभाल कर रखिए इन हाथों को, बुढ़ापे में काम आएंगे। चलिए दादी, कैब आ गई है, बुआ जी भी रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। उनसे मिलने के बाद हम सीधे अपने घर जाएंगे। अभी दादी पोती चल ही रही थी कि बहू ने पीछे से ममता जी की कमर में फटाक से एक चिमटा दे मारा। बुढ़िया, मेरी बेटी के पैसों पे तू ऐश करेगी? खून पसीना बहा बहा कर उसे इस लायक हमने बनाया और तू मज़े उठाना चाहती है? ममता जी बिलबिलाकर ज़मीन पे गिर पड़ी। अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर परी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही दिव्या ने ममता जी की चोटी पकड़नी चाही, परी ने खींचकर एक
तमाचा दिव्या के गाल पे जड़ दिया। खबरदार मम्मी, जो मेरी रहती दादी को हाथ भी लगाया तो यह बात आप पर भी तो लागू होता है। दादी ने भी तो पापा को खून पसीना बहाकर इस काबिल बनाया, लेकिन दादी की बजाय आप पापा के पैसों पे ऐश कर रही हैं। उन बेचारे को तो सूखी रोटी भी समय पे आप नहीं देती हैं। सॉरी, मैं आप पर हाथ उठाना नहीं चाहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है यह सब करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर बेटे के मुंह से बोल फूटे, माँ शर्म नहीं आती अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करवाते हुए। वो अपनी पोती को बढ़िया शिक्षा देती रही है। आप पापा चले गए, लेकिन आपको मेरे माथे छोड़ के हमारा सीना हराम कर रखा है। अपने पोते की बातों से ममता जी के अंदर में एक जोश भर गया था और उस रोज उसने सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वो करके गए थे, वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहती हो। सही कहा है न लोगों ने, माँ का जी गाय का पूत का जी कसाई का होता है। ममता जी बोले, यह घर मेरा है और इस घर पे नए लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर तुम पैसे खर्च कर देती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर रख लेती, आखिर वो भी तो रोटी बनाकर मुझे खिला ही जाएगा। बेटी बहू आश्चर्य से ममता जी को देख रहे थे। ममता जी बोली, माँ बच्चे को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखा सकती है, याद रखना। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो, अब मैं किराएदार रखूँगी। महेश ने पहले आनाकानी की, फिर ममता जी ने पुलिस की धमकी दी तो उसे उस घर को खाली करना ही पड़ा। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने उनके बेटे बहू को बहुत बुरा भला कहा और परी को ढेर सारी दुआएं मिली कि हर पोती परी जैसी हो। परी अपनी दादी को लेकर अपने घर चले गई, जहाँ उसने पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रखी थी। यहाँ तक कि उसने अपना घर भी ले लिया था। आज उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने पलटकर भी अपनी मम्मी पापा की तरफ नहीं देखा था। जी जान से अपनी दादी की सेवा की। परी की भी अब शादी हो चुकी थी। शादी में सिर्फ उसने अपनी दादी को ही रखा, बाकी मम्मी पापा को बुलाना तक नहीं था। इधर भाई की भी शादी हो गई थी और परी की भाभी ने कुछ ही दिनों में उसके मम्मी पापा का उस घर में जीना हराम कर दिया था। एक रोज़ बाद परी के मोबाइल पर दिव्या का फ़ोन आया, बेटी तेरी भाभी हमें यहाँ से चैन से जीने नहीं देती है, तो हमें अपने पास बुला लो। लेकिन परी ने यह कहकर टाल दिया कि माँ, जो कर्म आप लोगों ने किए हैं उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आज दिव्या और महेश को अपने करने का पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ के साथ ऐसा न किया होता तो उन्हें भी आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।